हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। यहाँ हम आपको रोजाना बताते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। आज की न्यूज में हम बात करेंगे गौतम अडानी की कंपनी पर लगी यूएस की नई इन्वेस्टिगेशन के बारे में। आखिर चक्कर क्या है गौतम अडानी और यूएस का? अमेरिका अडानी को इतना परेशान क्यों करता है? क्या एलिगेशन लगे हुए हैं, ये हम आगे बात करेंगे। अमेरिका अथॉरिटीज गौतम अडानी की कंपनीज पर नजर रखे हुए एलिगेशन है कि उन्होंने मुद्रा पोर्ट के जरिए ईरानियन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी इंपोर्ट किया है, जो यूएस सैंक्शन का वायोलेशन हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप के टैंकर्स पर्सियन गल्फ और मुद्रा पोर्ट के बीच रेगुलर ट्रिप्स कर रहे हैं, जिसमें एआईएस डेटा मैनिपुलेशन और डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी के एलिगेशन है। अडानी ग्रुप ने इन सभी एलिगेशन को डिनाई किया। उन्होंने कहा है कि वो ईरानियन कार्गो हैंडल नहीं करते और सभी ऑपरेशन इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं। ये नई इन्वेस्टिगेशन लास्ट ईयर के ब्राइबरी केस के बाद आई है, जिसमें अडानी पर ऑलरेडी क्वेश्चन उठ चुके हैं जो उनको डाउटफुल बनाते हैं। ईरान पर यूएस के स्ट्रिक्ट सैंक्शन है, जिसके अंडर वो कोई भी ईरानियन ऑयल या गैस के ट्रेड करना इलीगल है। इस केस में ये चेक किया जा रहा है कि क्या अडानी ने इन रूल्स को ब्रेक किया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अडानी के टैंकर्स पर शक है कि उन्होंने ईरानियन एलपीजी को ट्रांसपोर्ट किया है, पॉसिबली थ्रू हिडन रूट्स या फेक रूट्स के थ्रू इन्होंने ये सब काम किया है। इस न्यूज के बाद अडानी ग्रुप्स के स्टॉक्स पर प्रेशर देखने को मिल रहा है और अभी कल भी मिल सकता है। जैसे पहले भी कंट्रोवर्सी में हमने देखा था कि स्टॉक इनका बहुत ज्यादा गिर जाता था, तो देखना पड़ेगा अब क्या होता है इनके स्टॉक्स में। ये केस इंटरनेशनल लेवल पर अटेंशन ग्रैब कर रहा है, क्योंकि अडानी एक मेजर इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट हैं और इनका ग्लोबल ट्रेड पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। इंडिया में भी अडानी ग्रुप सेबी के रडार पर रहा है, जहां इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशन भी लगे हुए थे, जो अभी सेटल होने की कोशिश में लगे हैं। अगर ये सब एलिगेशन प्रूफ हो जाते हैं तो अडानी ग्रुप्स को हैवी फाइन या रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ सकता है, जो उनके बिजनेस ऑपरेशन को काफी अफेक्ट कर सकता है। दूसरी बात करेंगे रूस और यूक्रेन की, जो 2 जून को इस्तांबुल में मीटिंग होने वाली थी, तो वो मीटिंग हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों ने 2 जून 2025 को इस्तांबुल के सिरागन पैलेस में दूसरे दौर की शांति वार्ता की। यह वार्ता मात्र 1 घंटे से कम समय तक चली, जो पहली वार्ता से भी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। दोनों पक्षों ने गंभीर रूप से घायल और बीमार युद्धबंदियों के साथ साथ 18 से 25 वर्ष की आयु के सैनिक, दोनों देशों ने युद्ध में मारे गए 6,000 सैनिकों के शवों की अदला बदली करने का निर्णय लिया है। यूक्रेन ने रूस को उन सैकड़ों बच्चों की सूची सौंपी है जिन्हें रूस ने कथित तौर पर अपहरण किया है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। रूसी प्रतिनिधि व्लादिमीर मेदिंस्की ने बच्चों के अपहरण के आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया है कि बच्चे बचाए गए थे। साथ ही 339 बच्चों की सूची स्वीकार कर ली गई। रूस ने यूक्रेन की पूर्ण और बिना शर्त संघर्ष विराम की मांग को ठुकरा दिया है। केवल 2-3 दिनों के लिए सीमित क्षेत्रों में अस्थायी विराम का प्रस्ताव दिया गया है। यूक्रेन ने 20 से 30 जून तक तीसरे दौर की वार्ता का प्रस्ताव रखा और राष्ट्रपति जेलेंस्की व पुतिन के बीच मुलाकात की मांग की है। रूस ने अपनी मांगों पर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें क्रीमिया और 4 अन्य क्षेत्र को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता, यूक्रेन का नाटो में शामिल न होना और रूसी को आधिकारिक भाषा बनाने की शर्तें शामिल थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यदि रूस वार्ता को गंभीरता से नहीं लेता है तो रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने आपको पिछले वीडियो में न्यूज़ बताया था, जिस तरीके से जो हमला किया था यूक्रेन ने रसिया पर अब तक का सबसे बड़ा, उसको देखकर हमें ये लग रहा था कि इस वार्ता में ज़्यादा कुछ निकल के आने वाला नहीं है। तो सीज फायर नहीं हुआ है, सिर्फ सैनिकों की अदला बदली होगी जो 25 साल से कम उम्र के हैं और जो छोटे बच्चे कभी हमले में बचाए गए होंगे या जो भी हुआ हो, तो बच्चे वापस करेंगे। तो आप लोग इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं, अपना कमेंट जरूर बताएं। दोस्तों, वहीं एक और न्यूज़ पाकिस्तान की निकल कर आ रही है। पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान में रह करता है, उसी तरह की हरकत अब वो इंटरनेशनल में भी करने लगा है। जी हाँ, एक खबर निकल कर आ रही जिसमें एक एक्स पोस्ट के थ्रू पता चला है पाकिस्तान ने मलेशिया से इस्लामिक देश होने के नाते भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर देश में विजिट कर रहे हैं, तो उनके कार्यक्रमों को रद्द करने की अपील की थी। पाकिस्तान ने तर्क दिया है कि दोनों देश के बीच इस्लामिक एकजुटता के कारण मलेशिया को भारत के कार्यक्रमों का समर्थन नहीं करना चाहिए। हालांकि मलेशिया ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झटका लगा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की पहल पर मलेशिया गया था, न केवल अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की, बल्कि मलेशियाई अधिकारियों से रचनात्मक समर्थन भी प्राप्त किया। मलेशिया ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के दबाव में नहीं आएगा और साथ में भारत के अपने संबंध को वो महत्व देता है।
यह घटना भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मलेशिया की तटस्थ और स्वतंत्र नीति को दर्शाता है। हालांकि ये जानकारी एक्स पोस्ट पर आधारित है, इसको पूरी तरह से सत्यापित नहीं माना जा सकता। हेलो दोस्तों, इंडिया के लिए एक और अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। जी हाँ, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। UDAN उड़े देश का आम नागरिक स्कीम से 1.4 करोड़ लोगों ने अफोर्डेबल एयर ट्रैवल के फायदे उठाए हैं और पहली बार प्लेन से ट्रैवल किया है। डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में 30% ग्रोथ हुई और अप्रैल 2025 में ग्लोबल एवरेज 8% के कंपैरिजन में 10% ग्रोथ देखी गई है। इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक 55 मिलियन से बढ़कर 72 मिलियन हो गया है। हर साल 24 करोड़ पैसेंजर इंडियन एयरलाइंस से ट्रैवल कर रहे हैं, जो कई कंट्रीज की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। 2014 में 74 एयरपोर्ट्स थे, अब 162 एयरपोर्ट्स हैं और 2047 तक 350 एयरपोर्ट्स बनने का टारगेट है। इंडिया 2031 तक $4 बिलियन का MRO मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल हब बनने की राह पर है और अगले 10-15 साल में ये $10 बिलियन तक जा सकता है। पीएम मोदी ने ग्लोबल एविएशन कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन में इन्वेस्ट करने के लिए कहा है, जैसे C295 एयरक्राफ्ट और H130 H125 हेलीकॉप्टर्स की असेंबली लाइंस। IATA ने हाई कॉस्ट, टैक्स अनसर्टेनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर एंड स्किल शॉर्टेज जैसे चैलेंज हाईलाइट किए हैं। मोदी ने कहा है कि इंडिया अपने कॉन्फिडेंस और एक्सक्लूसिव ग्रोथ के साथ ग्लोबल एविएशन में लीडर बन रहा है और 2047 तक एक मेजर एविएशन हब होगा। तो दोस्तों, आप इस विषय में क्या समझते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपको लगता है कि इंडिया अगले कुछ आने वाले सालों में और अच्छी ग्रोथ इस फील्ड में कर सकता है? एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसमें अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल ने यूक्रेन की धरती पर खड़े होकर रूस के खिलाफ बड़ा आर्थिक कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि जो भी देश रूस से तेल, गैसोलीन या पेट्रोकेमिकल्स खरीदना जारी रखेगा उस पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। कीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव का खुलासा किया गया, जिसका मकसद रूस की युद्ध नीति को कमजोर करना व चीन व भारत जैसे वैश्विक खरीदारों पर दबाव बनाना है। अमेरिका अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है यहाँ पर ये सभी देशों को एक साथ एकजुट होकर जितनी भी % टैरिफ अमेरिका दूसरे देशों पर लगा रहा है उसका डबल टैरिफ लगाकर अमेरिका को जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है। कई मायनों पे हम अमेरिका पे निर्भर जरूर हैं, लेकिन उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का समय आ गया है। उसका कारण ये है, अमेरिका की मदद जब भारत को रहती है तब वह भारत के साथ खड़ा होता नहीं दिखाई पड़ता है। और दोस्तों, आज की लास्ट खबर, कल IPL 2025 के फाइनल में RCB ने 18 साल के बाद फाइनल जीत लिया है पंजाब से 6 रनों से। लास्ट ओवर बहुत ही बड़ा थ्रिल था, इसमें लास्ट बॉल पे 6 लगाने के बाद भी पंजाब टीम 6 रनों से हार गई और विराट कोहली 18 साल बाद जीत गए। तो आपको अगर ये न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए और बताइए आपको किस तरह की न्यूज़ और पसंद है। मैं आपके लिए वैसी ही न्यूज़ लाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।